दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी खूबसूरती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि इस देश में बुद्धिजीवियों को, मीडिया को और एक आम आदमी को बोलने का मौका मिलता है। और इसी फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हमारा ये मंच लगा है IIPM थिंक टैंक के इस वार्षिक ऑल्टरनेटिव बजट चर्चा का। आप सबका हार्दिक स्वागत है। IIPM थिंक टैंक के ऑनररी डायरेक्टर प्रोफेसर अरिंदम चौधरी पिछले 12 साल से हर साल अपना ऑल्टरनेटिव बजट पेश करते आ रहे हैं। वो यूनियन बजट के कुछ हफ्ते पहले इस बजट को प्रकाशित करते हैं, जिसमें सुझाव होते हैं भारत सरकार के लिए कि कैसे बजट को और बेहतर बनाया जा सके। लेकिन उनका ऐसा मानना है कि पिछले इतने सालों में बहुत ही कम बार ऐसा हुआ है कि सरकार ने एक अच्छा बजट बनाया हो, जबकि वो एक अच्छा बजट बना सकती थी। इसीलिए बहुत साल पहले उन्होंने एक नारा दिया था, बैन द बजट, यानी कि अगर आप बजट से आम आदमी का फायदा नहीं कर सकते तो बजट को बैन कर दीजिए। एक बार उन्होंने राजनेताओं के मुंह पर जाके बोला, खाओ और खिलाओ बजट, यानी आप इतना खाते हो भाई, चलो खा लो, लेकिन आम आदमी को भी खिलाओ ताकि उसका भी भला हो। इसी तरह एक बार बोला 2 दूनी 4 बजट, तो एक बार बोला बजट फॉर 3 इडियट्स। पिछले साल प्रोफेसर चौधरी ने गुहार लगाई वित्त मंत्री प्रणब दा से। उनको बोला एक बढ़िया बजट बनाइए जिससे कांग्रेस को वोट मिले और राहुल बाबा को मिल जाए गद्दी। अब मिली या नहीं, पर देश की सबसे बड़ी गद्दी पर जा विराजे खुद प्रणब दा। इस साल प्रोफेसर अरिंदम चौधरी ने गुहार लगा दी है सीधे हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से, और उनको बोल रहे हैं यह है आपका आखिरी मौका। तो यही हमारा विषय है चर्चा का, हिज लास्ट चांस। बात करते हैं खुद प्रोफेसर अरिंदम चौधरी से। स्वागत है। थैंक यू। तो जाहिर है मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि इस बार आप क्यों कह रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को कि दिस इज योर लास्ट चांस? 2004 से लेके आज तक 9 साल में एक बजट ऐसा नहीं हुआ है जिसको देख के देश में लोगों को एक उत्साह मिला हो, एक मोटिवेशन मिला हो कि अब चीजें बदलेंगी, और ना ही चीजें बदली हैं। एक बजट ऐसा चीज है जो इट्स अ स्टेपिंग स्टोन, जो जिसके जरिए आप देश को बदल सकते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है। और कांग्रेस ने खुद ही अनाउंस कर दिया है कि अगले इलेक्शन में अगर बाई चांस वो जीते तो इट्स गोइंग टू बी राहुल गांधी। दिस इज हिज लास्ट चांस, और ये लास्ट चांस उनको दोनों हाथों से लेके प्रूव कर देना चाहिए दैट ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट और वो कुछ करने के लायक हैं। और नहीं तो हिस्ट्री देखते रह जाएगा कि एक आदमी 10 साल चुपचाप एक गद्दे पे बैठे रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया। तो आपने अपने लेख में उनकी एक तुलना की है स्कूल के प्रिंसिपल से, जैसे वो एक ऐसे प्रिंसिपल हैं तो खुद बेईमानी नहीं करते, लेकिन अगर उनके नीचे जो टीचर चोरी करते हैं उनको मना नहीं करते, तो नुकसान होता है छात्रों का, और छात्र यानी प्रजा। कुछ समय पहले उन्होंने खुद टेलीविजन पर, एक शायरी का बहुत शौक है, तो उन्होंने खुद कहा था कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखी। तो इससे आप कितने सहमत हैं? टोनी ब्लेयर ने एक समय कहा था कि लीडरशिप एक ऐसी कला है जिसमें आपको ना बोलने का आदत होना चाहिए। यस बोलना बहुत आसान है। आप देखिए एक के बाद एक बड़े से बड़े करप्शन स्कैंडल्स हो गए, उनके मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हुए, उन्होंने ना कहा, नहीं कहा। इससे देश को बहुत ऐतराज है। इसको कहा जा सकता है कि ही इज अ वेरी गुड लिसनर, लेकिन आप लिसनर बहुत अच्छे तब कहलाओगे जब आप सुनने के बाद एक्शन लोगे। सो वेयर इज द एक्शन? आपने करप्शन की बात की है, भ्रष्टाचार की बात की है, तो हमारे पड़ोसी मुल्क में एक बहुत ही मशहूर राजनेता रहे हैं जिनको मिस्टर 15% कहा जाता है, श्रीमान 15%, क्योंकि वो हर सरकारी डील में उनका 15% फिक्स रहता है। पर क्या आपको लगता है जिस धड़ल्ले से भारत में भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ के सारे राजनेता अब तक मिस्टर 50%, श्रीमान 50% बन चुके होंगे? मेरे ख्याल से कुछ लोग तो 120% बन चुके हैं। वाह, ये कैसे? मतलब प्रोजेक्ट उतना बड़ा नहीं होता, जिससे बड़ा वो लोग चोरी कर डालते हैं और उसके बाद प्रोजेक्ट का नामो निशान नहीं रहता है। तो हमारे यहाँ पे अगर आप छूट दे दें तो एक 15 रुपए के चीज को वो लोग 1500 रुपए में खरीदेंगे, तो ये क्या हुआ? इट्स लाइक 1000%। और हर इंसान इसी लालच में बैठा रहता है कि कहां पे कौन सा हेलीकॉप्टर
डील पे मैं पैसा बनाऊं, कौन से प्लेन, कौन से नेवी शिप, किस डील में कैसे पैसा बनाऊं। और यही एक खासियत हमारे देश के पॉलिटिशियंस का दिखा है आज तक। एक्स्ट्रा इससे ज़्यादा तो कुछ दिखा नहीं। पूरी दुनिया में हर कोई आज बात कर रहा है भारत में भ्रष्टाचार को लेकर, लेकिन आज बात है बजट की। तो बजट के जरिए हम भ्रष्टाचार को कैसे रोक सकते हैं? The only suggestion that I have is कि आप इस बजट में कुछ ऐसा करो कि करप्शन हट जाए। And this government has been stamped with corruption। और इस देश में सबसे बड़ा जो अभी मूवमेंट हुआ था दिसंबर 16 तारीख, दैट अनफॉर्चुनेट गैंग रेप केस, उसके पीछे भी अगर आप जाएं तो आप देखेंगे इट्स करप्शन। करप्शन एट द ट्रांसपोर्ट लेवल, करप्शन एट द पुलिस लेवल। आप डार्क फिल्म लगा, कितने सालों से बैन हो चुका है। द एंटायर इनएक्शन ऑफ जुडिशियरी इज करप्शन ऑफ द जुडिशियरी। बजट के थ्रू आप हमारे देश के सोए हुए जुडिशियल सिस्टम को पूरा रिवैम्प कर सकते हैं और करप्शन इसी से हटता है। पूरी दुनिया भारत का मजाक उड़ाती है कि यहां पर इतने लंबे केस चलते हैं कि लोग मर जाते हैं, पुश्तें खत्म हो जाती हैं, लेकिन केस खत्म नहीं होते। हाल ही में खबर आई, एक भारत में केस 175 साल तक चला। तो आप बजट के जरिए, आपको क्या लगता है कि हम भ्रष्टाचार के ऊपर ज्यादा खर्चा करें, जुडिशरी पे करें, या इनमें कोई तालमेल है? एक तो केस शायद 650 साल भी चला था। देखिए करप्शन क्यों रहता है, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट। ये कोई स्पेशलिटी नहीं है इंडिया की। कुछ देशों में करप्शन कम है और इंडिया में ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इंडिया में हमें डर नहीं है। तो हमें क्या करना है? अमेरिका में क्यों ये डर है? क्योंकि जो नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन पीपल है वो 10 गुना ज्यादा है, और हमें इंडिया में 10 गुना ज्यादा करना पड़ेगा। तब जब हम कोर्ट में जाएंगे 6-6 महीने में जस्टिस दिया जाएगा। एक गैंग रेप को आप फास्ट ट्रैक करने से देश नहीं बदलेगा। हर एक केस को 6 महीने में खत्म करना पड़ेगा, और तब जाके इंसान डरेगा ब्राइब लेते हुए। और इसके लिए हमें 6000 करोड़ साल के खर्चा करना पड़ेगा, और 5 साल में अगर हमने 30,000 करोड़ खर्चा किया तो हम 1 लाख एक्स्ट्रा जजेस हमारे देश में ला सकते हैं। और अगर ये हम लाए तो हमारे देश का एंटायर जुडिशियल सिस्टम विल have a 360-degree transformation, corruption हट जाएगा, and his last chance will be justified। ये अपॉर्चुनिटी लेके उनको कुछ ऐसा कर दिखाना चाहिए कि देख 9 साल तुम लोग गाली देते रहे, बोलते रहे, मैं चुप था, मैं सुनता था, और सुन के मैंने क्या किया, मैंने देखा करप्शन हटाना है, और एक स्ट्रोक में मैं जुडिशियल सिस्टम बदल के चला गया और इस देश को मैंने क्लीन बना दिया। चर्चा को जारी रखेंगे दोस्तों। यहां प्रोफेसर अरिंदम चौधरी मनमोहन सिंह जी से कह रहे हैं यह है आपका आखिरी मौका। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए प्रोफेसर अरिंदम चौधरी का ऑल्टरनेटिव बजट। प्रोफेसर अरिंदम चौधरी के ऑल्टरनेटिव बजट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। प्रोफेसर चौधरी, कुछ सरकारी आंकड़े बताना चाहूंगा किसानों की आत्महत्या को लेकर। सरकारी आंकड़े हैं और इसमें लिखा है कि 1995 से 2011 तक लगभग 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी, लेकिन 2011 में यह संख्या थी करीब 14,000, और गए साल में सिर्फ मात्र 1,000 किसानों ने ही आत्महत्या की है। तो क्या आपको लगता है जो पिछले बजट्स में स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स इंप्लीमेंट की गई हैं, उसकी वजह से ऐसा हुआ है, या इसमें कोई राज की बात है? गवर्नमेंट के जो स्टैटिस्टिक्स हैं आर ऑलवेज इंटरेस्टिंग। एक समय बताया गया था कि दिन पे 27 रुपए से एक इंसान अपना ज़िंदगी जी सकता है, उसके ऊपर अगर उसे मिले तो वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है। तो ये सब स्टैटिस्टिक्स का भरोसा मेरे को है नहीं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि ये एक स्कीम ज़रूर है गवर्नमेंट के हाथों में, जो नरेगा जिसे कहते थे और अब महात्मा गांधी नरेगा बन चुका है। दिस स्कीम हैज़ डेफिनेटली हैड इट्स इम्पैक्ट। मैं पिछले 3 साल से इसको अप्रिशिएट करता आ रहा हूँ, इसमें नए चेंजेस बताता आ रहा हूँ, ताकि जैसे अब एक नया चेंज जो हमने बोला था कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ कैश हो जाए, एंड इफ दैट स्टार्ट्स हैपनिंग देन वी आर थ्रू। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप उद्योग, शिक्षा और स्वास्थ्य में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किसको देना चाहेंगे इस बजट में? मैं हमेशा से कहते हूँ हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप अगर एक इंसान को जिंदा ही नहीं रख पाएंगे तो उसको आगे क्या देंगे।
लेकिन उसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, क्योंकि आपने एक इंसान को जिंदगी तो दे दी, खैर हम वो भी नहीं दे रहे हैं। इस देश में कुछ 17% लोग आज भी ऐसे हैं जो 40 साल से नीचे मर जाते हैं, कुछ 40% है जो 50 साल के ऊपर नहीं जी पाते हैं। यू हैव टू गिव हिम एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिग्निटी, और वो एजुकेशन से आता है, और दोनों चीजें ही बहुत ही कम खर्चे में दिया जा सकता है एट अ बेसिक लेवल टू अ ह्यूमन बीइंग। मनमोहन सिंह जी की कोई एक अच्छी और एक खराब बात बताइए। देखिए, 2004 से पहले जितनी बातें थी वो ज्यादा अच्छी लगती थी। इन वन स्ट्रोक 1991 दिस कंट्री स्टार्टेड चेंजिंग। लिबरलाइजेशन का वेव लेके आए थे, एंड दैट वाज हिज फोरसाइट, ही वाज द मैन इन चार्ज। तो हम उनसे ये छीन नहीं सकते हैं। ही हैज बीन अ जनरली गुड इकोनॉमिस्ट। खराब बात यह है कि 2004 के बाद 9 साल का जो इन्होंने ये मौन व्रत रखा है, बैठे बैठे उन्होंने कुछ किया नहीं और लोगों को जो मर्जी करने दिया। दिस इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। इट वॉज अ चांस टू प्रूव कि हमारे देश में एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर बना है, एंड लुक व्हाट अ गुड थिंग इट इज कि आप एक इकोनॉमिस्ट को प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं और उन्होंने देश बदल दिया। इट वॉज अ ग्रेट चांस ही मिस्ड। अगला सवाल यह है कि अगर हम इनकम टैक्स को 0% पर कर दे तो आपको क्या लगता है कि देश से काला धन खत्म हो जाएगा? आज से करीब 20 साल पहले मेरा एक नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रेजेंटेशन था, एंड आई वाज सपोज टू स्पीक ऑन इनकम टैक्स, और मैंने बताया कि इनकम टैक्स शुड बी अबॉलिश्ड। And I still have that kind of a thought process कि आप अगर इनकम टैक्स को एबॉलिश कर दें और इनडायरेक्ट टैक्सेस से आप लोगों से पैसा ले। इनडायरेक्ट टैक्स देते टाइम एक तो इट्स ऑलवेज योर फोर्स। आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं उस पर टैक्स लग जाता है, आप कुछ चीज खरीदने जाते हैं उस पर टैक्स लग जाता है, आप अपने आप देते जाते हैं और आपको कुछ उस टाइम मिल रहा है। आप कुछ आप मोबाइल फोन खरीद रहे हैं, आपने अगर 500 रुपए टैक्स दे दिया, आपको पता भी नहीं चल रहा है, यू बजट अकॉर्डिंगली। लेकिन जब हर साल आपको बोला जाता है आपने इतना कमाया भाई 30% दे दो, तो आपको बड़ा अखरता है, आप सोचते हो कि कैसे इस पे हम चोरी करें। तो इट्स अ ग्रेट थॉट, लेकिन इट्स नॉट अ वेरी पॉपुलर थॉट। तो मैं ये कहूंगा कि आपको इनकम टैक्स 30, 40, 50% सोचने के बजाय इसको उतार के सीधा 10% पे लेके आना चाहिए, ताकि आज जो 2% लोग इनकम टैक्स देते हैं ये बढ़ के 10 से 15% तक आगे बढ़े। क्योंकि आज हमारे देश को प्रोडक्शन चाहिए। हम काला धन छुपा के बिस्तर के नीचे रखते हैं, लेकिन अगर सफेद धन हो तो उसको इन्वेस्ट करेंगे और उससे प्रोडक्शन हो। क्या हमें निजी अस्पतालों में 50% बेड्स गरीबों के लिए आरक्षित करने चाहिए? मैं तो ये कहूंगा कि आप जितने पॉलिटिशियंस हैं उनको 100% बोलिए कि गवर्नमेंट अस्पतालों में जाएं। गवर्नमेंट अस्पतालों का स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। प्याज और पेट्रोल में किसकी कीमत कम देखना चाहेंगे आप इस बजट में? मैं इतने सालों से बोले जा रहा हूं कि वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ रेजिंग मनी इज पेट्रोल डीजल, बिकॉज ज्यादातर अमीर लोग गाड़ियां चलाते हैं और उन पे अगर आप प्राइस बढ़ा के उसको चैनलाइज करें गरीबों के लिए, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। तो मैं हमेशा ही कहूंगा कि प्याज का दाम गिरना चाहिए। पेट्रोल के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है। इनमें से कौन सी नीति बेहतर है, पाकिस्तान के साथ दोस्ती या चीन की चापलूसी? दोनों ही नीति खराब है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमें रैशनल बातचीत करके एक पॉलिसी डिसीजन पे पहुंच के उसके बाद दोस्ती करना पड़ेगा, और चीन के साथ चापलूसी तो एकदम गलत बात है। शायद चीन के साथ दोस्ती में हमें फायदा हो। ओवरऑल आई डोंट सी एनी ऑफ दीज टू हैपनिंग। अगले प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? जवाब मिल गया। Absolutely. The entire country, पूरे देश भर में अभी आप कहीं पे चले जाओ, किसी से पूछो, he is going to say the same thing, नरेंद्र मोदी। तो अगर आप मेरे को स्पेकुलेट करने बोले, मैं उन्हीं पे पैसा लगाऊंगा। वो दिल्ली आए थे छात्रों से बात करने के लिए, तो आमंत्रित करेंगे IIPM थिंक टैंक में भी हमारे छात्रों को एक दिन आकर। मोदी साहब, यह आपको न्योता है हमारा, जरूर आए, हम आपको लिखित में भी भेजेंगे जरूर। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बहुत जल्द। देखते रहिए प्रोफेसर अरिंदम चौधरी का ऑल्टरनेटिव।
प्रोफेसर अरिंदम चौधरी के ऑल्टरनेटिव बजट पे इस आखिरी सेगमेंट में हम सवाल पूछेंगे हमारे दर्शकों से। क्या सवाल है आपका? हमारे देश में जो फार्मर्स हैं दे आर अराउंड 60 to 70% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब यहाँ पर जो अभी जो बजट सत्र आएगा उसमें उन किसानों के लिए क्या मिल सकता है? अगर कैश ट्रांसफर मैकेनिज्म टू देयर डायरेक्ट बैंक अकाउंट ये चालू हो जाए ठीक से, देन हमारे इतने जितने स्कीम हैं इसमें जितना पैसा वी एक्चुअली एलोकेट, ये अगर सही में उनके पास गरीबों के घर पे पहुंचने लगे, उनके पूरे रहन सहन हर चीज में बदलाव आने लगेगा। अन्ना हजारी ने जो मूवमेंट स्टार्ट की थी, अगर मनमोहन सिंह उन डिमांड्स को देखते हुए क्या वो हेल्पफुल थी कि इंडिया से करप्शन खत्म करने के लिए? मैं उनके साथ थोड़े वक्त के लिए जुड़ा था जब आई वेंट एंड टोल्ड कि आपको जुडिशियरी को सामने लाना पड़ेगा। आप अगर जुडिशियरी को सामने लाके एक जुडिशियल रेवोल्यूशन की बात नहीं करेंगे तो करप्शन और किसी चीज से नहीं हटेगा। आपको कल लोकपाल भी करप्ट निकलेगा। अगर जुडिशरी में टेक्नोक्रेट्स आए ब्यूरोक्रेट्स की बदले, तो उससे क्या लगता है आपको करप्शन हट सकती है? आप सही कह रहे हैं कि जगह जगह पे टेक्नोक्रेट्स अगर आए और वो ब्यूरोक्रेट्स की तरह बिहेव ना करे तो देश बदल सकता है। सर, अगर कोई प्रजा में घोटाला करता है तो राजा भी गुनहगार होता है उस कार्यकाल में, तो हम राजा के ऊपर फोकस क्यों नहीं करते हैं? अगर राजा को सजा मिलेगी तो प्रजा भी घबराएगी। हमारे देश में एक समय वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, कविता लिखते थे। एक समय नरसिम्हा राव थे, 17 लैंग्वेज जानते थे, उनके नीचे सब करप्ट थे। तो यू आर द किंग करप्ट। आप एक करप्शन के चेन के ऊपर बैठे हुए हो, आप बैठ के कविता लिखते रहो, इट डजंट एब्सॉल्व यू ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अभी कहा कि इनकम टैक्स को 10% कर देना चाहिए, लेकिन जो टॉप रिच कैटेगरी है सर उनसे क्या एक आइडियल अमाउंट होना चाहिए टैक्स का? क्योंकि सर उन्हें कॉर्पोरेट सब्सिडीज बहुत मिल जाती है। देखिए, जिस देश में करप्शन ना हो उस देश में अगर आप बिजनेसमैन को इंसेंटिव दें, टैक्स ब्रेक देके कि तू अच्छा काम कर, इट्स नाइस। हमारे देश में हम गुस्सा क्यों है बिजनेसमैन के ऊपर? क्योंकि उनको हर तरह का सब्सिडी मिलता है, ऊपर से अगर हम टैक्स भी ना लें उनसे तो आम जनता को बहुत गुस्सा चढ़ेगा। लेकिन अगर उनको टैक्स ब्रेक मिलने के बाद वो आम जनता के लिए नौकरियां बनाए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, पीपल विल बी हैप्पियर। 12-13 का फिजिकल बजट ईयर में पाकिस्तान ने 10% एक्स्ट्रा बजट दिया है अपना डिफेंस के ऊपर, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम लोगों का बजट में? देखिए, उनका बजट ही इतना छोटा है, उसमें 10% बढ़ा भी दे तो उतना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर हम रियलिस्टिकली बात करें तो वॉर प्रिपरेशन करके हम देश के गरीबों के ऊपर पैसा नहीं लगा के उसको अगर डिफेंस में लगाए, दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ रॉन्ग पॉलिसी। सर, मेरा सवाल ये है आपके लिए, जैसे आजकल जो किसान हैं उनकी दिलचस्पी खेती से कम होती जा रही है, तो वो अपनी ज़मीन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को बेचते जा रहे हैं, तो इससे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ बनते जा रहे हैं, बड़े बड़े मकान बनते जा रहे हैं, तो इससे हमारे बजट पर क्या असर पड़ेगा और इसके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? रिमाइंडेड ऑफ मट्रू की बिजली का मंडोला। ये जो SEZ एक्ट है इसको मैं कहता हूँ द नेशनल लैंड लूट एक्ट, बिकॉज इसके जरिए हम देश का लैंड लूट रहे हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट को हम 1-1 रुपए 2-2 रुपए एकड़ में जमीन दे रहे हैं ताकि वो 5 साल बाद उस पे लाखों करोड़ कमा के he can give his cut to the politicians and this has to be stopped. You are correct. लेकिन अगर वो जमीन मार्केट प्राइस देके खरीद सके फॉर एक्सपेंशन, I don't think there is any problem. बजट जो है वो आम जनता को ध्यान में रखते हुए उनकी भलाई के लिए बनाया जाता है, लेकिन अभी रिसेंटली जो प्राइस हाइक हुए हैं पेट्रोल और डीजल के, एंड फॉर दैट मैटर कुछ दिनों में हम देखते किसी ना किसी प्रोडक्ट पे प्राइस हाइक हो जाता है, तो इसमें मैं जानना चाहूँगी आम जनता की क्या भलाई है? I always actually encourage diesel and petrol price hike. अनफॉर्चुनेटली भलाई लोगों को दिखती नहीं है क्योंकि उससे जो काम किया जा सकता है वो होता नहीं है, लेकिन भलाई तब होता है जब आप डीजल का प्राइस बढ़ाते हैं और उस पैसे को आप जुडिशरी में या एजुकेशन में या हेल्थ में लगा देते हैं। मेरा आखिरी सवाल इस सेगमेंट का आपसे यह है कि इस बार आप मनमोहन सिंह जी को किस तरह का देखना चाहते हैं, दबंग या राउडी राठौड़? जब तक वो बर्फी बन के बैठे ना रहे। It's his last chance and he shouldn't be a burfi, you know. Let him become Dabang, let him become Rowdy Rathore.
तो जैसा प्रोफेसर अरिंदम चौधरी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए ये आखिरी मौका है पिछले 9 सालों में उनके नेतृत्व पे उठे सवालों के जवाब देने का और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखने का। मनमोहन सिंह जी को शायरी का बहुत शौक है, तो इस कार्यक्रम को अंत करूंगा एक शेर बोल के, अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर। फर्ज किया है, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशाए दौलत, सब किराए के मकान हैं और किराएदार बदलते रहते हैं। इस बार कांग्रेस, अगली बार कौन? ये है जज्बा सोच का। जय हिंद।